कि आप सभी जानते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ALP की भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आज हम पूरी जानकारी देखेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा देने से पहले आप उसके नोटिफिकेशन के बारे में पूर्ण रूप से जान लें। मुख्य रूप से जो चीज़ें आज हम देखेंगे, तो इसमें हमें जो चीज़ें देखनी है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, और इसके अलावा फीस कितनी है, प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन क्या है, कितनी आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। तो इन सभी के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के नोटिफिकेशन से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो नोटिफिकेशन है केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN नंबर 01/2024, अर्थात 2024 की पहली भर्ती है, तो इसके हिसाब से ये पहला है। तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 20 जनवरी 2024 है, और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक, 23:59। इसके अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये प्रारंभ करना है, आज से ही है। अब हम इसके आगे देखेंगे, ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं। संशोधन, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आप उसको भी सुधार सकते हैं। या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 तारीख के बाद या फिर 19 तारीख के बाद 20 तारीख से 29 फरवरी तक है, तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कम से कम आपकी जो बेसिक लोको पायलट के लिए योग्यता होती है वो क्या है। सहायक लोको पायलट के लिए जो चीज़ें मानक रखी गई हैं, 7वां वेतन CPC में वेतन स्तर लेवल 2 है, प्रारंभिक वेतन 19,900 है, चिकित्सक मानक लेवल A है, इसका A1 लेवल है। आयु सीमा की जो आपकी गणना होगी वह गणना 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, या कहा जा सकता है कि 30 वर्ष से ज़्यादा ना हो। आप अगर 30 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। हाँ, वो लोग योग्य होंगे जैसे कुछ पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के हैं, और जिन्हें विशेष आयु में छूट का प्रावधान किया गया है, वो इसके लिए अपने नियम अनुसार योग्यता के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें देखिए, इसमें दी गई है इस बार बहुत कम वैकेंसी हैं। इसके पहले 2018 में जो ALP की वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 60,000 वैकेंसी थी। इसमें 5,696 वैकेंसी हैं मात्र, और ये पूरे भारत के सभी RRB को मिलाकर ये वैकेंसी दी गई। अब कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप नोटिफिकेशन RRB से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आप RRB पर जाएंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जॉब है। उसके लिए जो दृष्टि का मानक है, दृष्टि मानक की आपका जो दृष्टि है कम से कम इतने मानक को तय करती हो, इसके मानक के बराबर हो। दूरदृष्टि 6/6 बिना फॉलिंग टेस्ट वाले चश्मे के, और +2D स्वीकार नहीं होगा। दूसरा, निकट दृष्टि दोष SN 0.6 बिना चश्मे के, और कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा। ये हमारा दृष्टि के लिए लेवल है। अब नागरिकता, भारत के कौन लोग हैं जिससे भारत के अलावा, देखिए भारत के लोग तो इसके लिए कर ही सकते हैं,
नेपाल के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के व्यक्ति भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले भारत आया हो, वो तिब्बती भी कर सकते हैं जो 1962 से पहले भारत आए हो। अब सबसे महत्वपूर्ण हम आयु सीमा देखेंगे। आयु सीमा की जो गणना है वह 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 वर्ष के बीच में सामान्य व्यक्ति के लिए है, जिनके लिए कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। देखिए, SC ST उम्मीदवार के लिए 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है उनके लिए 3 वर्ष, और अनरिजर्व कैटेगरी OBC SC ST के लिए वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और पूर्व ग्रुप D रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर या अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं, उनके लिए 40 वर्ष की उम्र तक, 43 वर्ष की उम्र तक और 45 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भरने या इस परीक्षा में शामिल होने की पात्रता है। आगे देखेंगे हम। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियां और संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, उन्हें 5 वर्ष की अवधि तक। इसके अलावा देखिए, ये तो आप थ्योरी में पढ़ लें, लेकिन सीधा सीधा इनने एक टेबल दिया है जिसके अनुसार आप अपनी आयु का मापदंड कर सकते हैं कि आप इस परीक्षा के लायक हैं और आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS के वो व्यक्ति या ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 1994 को या उसके बाद हुआ हो, इसके पहले वाले व्यक्ति आयु सीमा को पार कर चुके हैं अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी से। अगला है OBC कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 2 जुलाई 1991 को या तो पैदा हुए हों या फिर इसके बाद पैदा हुए हों। अगले हैं SC ST, 2 जुलाई 1989 को या इसके बाद पैदा हुए हों या जिनका जन्म हुआ हो, वो व्यक्ति इसके लिए योग्य हैं। जन्म तिथि की निचली सीमा बाद में नहीं, या सभी उम्मीदवार जो इससे के बाद नहीं लिए जाएंगे। 1/7/2006, जो 1/7/2006 के बाद जन्म जिनका हुआ है वो किसी भी तरीके से योग्य नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में शामिल योग्य नहीं है, क्योंकि आपने एक आयु का मापदंड पार नहीं किया है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं आवश्यक योग्यताएं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो 7.0 में है वो है परीक्षा शुल्क। सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए के इस शुल्क में से 400 रुपए की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। यदि 500 रुपए आपके कटते हैं तो आपके लिए पैसे 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित हैं, उम्मीदवारों के लिए सावधानी EBC को OBC और EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपए का यह शुल्क CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। देखिए, यदि आप लोग पहला एग्जाम या CBT परीक्षा पहली देते हैं तो आप इस शुल्क को वापस प्राप्त कर पाएंगे यदि आप इसके योग्य हैं और आपने इसमें शामिल हुए हैं। आगे हम देखेंगे, आप किसी भी माध्यम से फॉर्म भरते समय अपनी शुल्क जमा कर सकते हैं।
आगे देखेंगे हम कि इसके लिए योग्यता क्या है, जो बहुत जरूरी है। हम योग्यता के लिए हैं, क्या आप इसके योग्य हैं। पहले आप देखिए 12 में हम देखेंगे भर्ती प्रक्रिया क्या है। एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आपने किसी भी एक आरआरबी या बोर्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप किसी दूसरे अन्य आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो ध्यान से सोच समझकर अपने आरआरबी का चयन करें और केवल एक बार ही फॉर्म भरें। अब भर्ती प्रक्रिया में पहला चरण है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1। जो भी व्यक्ति CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे वह व्यक्ति द्वितीय चरण CBT 2 के लिए योग्य होंगे। लेकिन देखिए CBT 1 में कौन से व्यक्ति जाएंगे, CBT 1 में कौन से व्यक्ति क्वालिफाई कर पाएंगे। कुल जितनी वैकेंसी हैं आपकी आरआरबी में उसके 15 गुने विद्यार्थी जो अंकों की दृष्टि से ऊपर है उन्हें लिया जाएगा CBT 2 के लिए। अब हम आगे देखेंगे इसी के साथ में अपना नोटिफिकेशन कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT। फिर इसके बाद में होगा दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट, SMS और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए यदि किसी प्रकार की कोई परीक्षा का आयोजन किया जाना है, चाहे लिखित परीक्षा हो, मेडिकल परीक्षा हो या एप्टीट्यूड परीक्षा जो भी होगी, तो आपके लिए मेल, ईमेल, SMS के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं CBT 1 पैटर्न का पाठ्यक्रम क्या होगा। अवधि कुल 1 घंटे की है, 60 मिनट का इसमें हमें समय मिला है। प्रश्नों की संख्या 75 है, अधिकतम अंक भी 75 हैं, अर्थात एक अंक पर या फिर एक प्रश्न पर एक ही अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। कई पालियों में आयोजित CBTs के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए जो प्रश्न पत्र कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन पालियों के हिसाब से किया जाएगा। अब हम आगे इसके अलावा जो चीज़ इसकी सिलेबस में दी गई है हम उसको देखेंगे जो CBT की परीक्षा के लिए है। देखिए गणित में जो हम देखेंगे मैथमेटिक्स से संख्या प्रणाली है, बॉडमास है, दशमलव है, भिन्न है, LCM है, HCF है, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशत, क्षेत्रमिति है, समय, कार्य समय, दूरी, सरल, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, नल टंकी आदि। जो बेसिक 10वीं लेवल की जो मैथ होती है उसमें जितनी चीज़ें आती हैं हम उन सभी को इसमें देखेंगे। देखिए जो हमारा सिलेबस है दोनों में दिया गया है, यह हिंदी में भी है और इंग्लिश मीडियम में। अब हम आगे देखते हैं इसकी मानसिक क्षमता जिसके लिए हम रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग में हम देखेंगे सादृश्य, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते जिसके लिए हम ब्लड रिलेशन वगैरह भी देखते हैं, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, बेनारेख और डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन तर्क, धारणाएं आदि। हम इन सब चीज़ों के लिए या फिर इन सब से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है जो C है हमारा, वो है सामान्य विज्ञान। तो देखिए सामान्य विज्ञान इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, अभी तक 10वीं तक भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान शामिल होंगे और इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक है, रसायन और जीव विज्ञान जो 10वीं तक की परीक्षा में पूछी जाती है या फिर हम 10वीं तक जो चीज़ें पढ़ते हैं।
देखिए 10वीं तक का सिलेबस भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी के क्वेश्चन भी आए, कुछ न्यूमेरिकल भी जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें न्यूमेरिकल भी आए हैं। सामान्य जागरूकता, मानसिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। अब इसमें देखिए जीके में हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य सामसिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय। जैसे ही हम CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो हमें मौका मिलेगा CBT 2 का, और CBT 2 में 15 गुने ही अभ्यर्थी लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी है। देखिए CBT 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 में उनके सामान्यीकृत अंकों और योग्यता के अनुसार RRB 22 और कम्युनिटी 22 की जाएगी। CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक सीमित होगी। केवल 15 गुने ही लिए जाएंगे जितने की वैकेंसी है। यदि 10 वैकेंसी हैं तो 150 CBT 1 में क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कुल कितने लिए जा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे CBT 2 का क्या पैटर्न होगा। CBT 2 का जो पैटर्न है ये हमें समझना है, जरूरी है। CBT 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम। CBT 2 में 2 भाग शामिल हैं, भाग A और भाग B, जैसे कि नीचे बताया गया है, जिसमें नीचे विस्तार से दिया गया है। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट की, कुल प्रश्न 175 हैं। भाग ए, पहला जो भाग है उसमें 90 मिनट हैं और 100 प्रश्न हैं। भाग बी में 60 मिनट हैं और 75 प्रश्न हैं। तो टोटल हम जो प्रश्न देख रहे हैं उनकी संख्या 175 है। समय के अनुसार यदि हम देखें तो इसमें हमें पहले से बताया 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया है। भाग एक के लिए हमें जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, अब वो सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल पिछले प्री CBT 1 के जैसा गणित का सिलेबस है और वैसे ही रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें सी में हमें कुछ चीज़ें अलग मिलती हैं, जैसे कि जो हमारी बुनियादी सी जो हमारा पोर्शन है इसका, तो सी में हमें कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं जो इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। इसमें आ जाता है बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति और अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। वेग, गर्मी, तापमान, बुनियादी बिजली, लेबर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, IT साक्षरता आदि चीज़ें हमें सी पोर्शन में मिलेगा। अगला है हमारा बी में हम देखेंगे तो बी में बताया गया है कि आप बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। इसमें विभिन्न जो भी DGT द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसके जो प्रश्न हैं या उसी के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की विभिन्न धाराओं का संयोजन। पार्ट बी के लिए ट्रेड और उससे संबंधित कौन व्यक्ति जो ITI वाले हैं, तो इसमें मैकेनिक है, वायरमैन, आर्मेचर आदि, इन सब चीज़ों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की विभिन्न धाराओं का संयोजन, तो इसके लिए ऐसा है कि यदि आप लोग उम्मीदवार की योग्यता इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो आप इतने में से इन जो विषय दिए गए हैं या इनमें से कोई आपकी योग्यता है, एक बार और सुनिए, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन है तो इनमें से आपके विषय हो सकते हैं, कोई एक विषय आप ले सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन के लिए इतनी सब चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें फिटर है, मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, एयर कंडीशन मैकेनिक है, हीट इंजन, मिलराइट, रखरखाव आदि। तो आप इनमें से कोई एक को चुन सकते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सही लगता है, आप जिसमें निपुण हैं, आपकी जिसमें योग्यता है। अब इसके बाद में ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी योग्यता के बारे में, जिसके लिए हम साइको टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और फिर दस्तावेज परीक्षण है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो पहले तो आप CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करें, फिर हम अन्य चीज़ों को देखते हैं। पहले हमें देखना है कि योग्य कौन है, कौन से उम्मीदवार इसके लिए लायक हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सहायक लोको पायलट और उसकी योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास हो और SSLC प्लस NCVT या SCVT से के मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI। देखिए ITI भी जरूरी है, ITI भी हो सकती है, जैसे कि फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जितने भी इसमें नाम लिखे हैं वो सभी व्यक्ति ALP के लिए योग्य हैं। या फिर इसके बाद में लिखा है पाठ्यक्रम ALC प्लस ऊपर उल्लेखित ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया एक्ट अप्रेंटिस हो, या तो आपने अप्रेंटिस किया हो। आगे देखेंगे हम इसी में मैट्रिकुलेशन SLC प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग, जैसे कि हम इन्हें देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग वाले हैं, ये पूरी योग्यता है। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। देखिए डिप्लोमा धारी जो 3 साल डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक का, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी ब्रांच इनमें से कोई होनी चाहिए, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार होगी, अर्थात BE या BTech वाले भी इसके लिए योग्य होंगे। अब ये तो हमने योग्यता देख ली है। योग्यता के बाद हमें देखना है कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी जो बताई गई हैं या दर्शाई गई हैं, देखिए ये जोन दिए गए हैं, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, तो सबके लिए अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देखें अहमदाबाद वेस्ट रेलवे, अजमेर नॉर्थ वेस्ट रेलवे, तो इन जोन के सभी के नाम लिखे हैं। और ये अनरिजर्व कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, OBC है, EWS है, और टोटल कितनी वैकेंसी है वो भी दर्शाई गई है इसमें। आगे है सबसे लास्ट में है एक्स सर्विसमैन के लिए। ये जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण जोन हैं उनके लिए आप देख लें, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में 2 जोन हैं। पहला जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ रेलवे, तो दोनों में अलग अलग वैकेंसियां हैं, आप उनको देख सकते हैं कहाँ कितनी है। इसके बाद में हम देखेंगे भोपाल। तो भोपाल में वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, वेस्ट रेलवे है, तो 2 जोन इसमें बटे हुए हैं, तो इसमें भी अलग अलग वैकेंसियां हैं। इसके बाद देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर के भी 2 जोन हैं। फिर पहुंचते हैं हम कोलकाता। कोलकाता भी 2 जोन हैं। इन दोनों में अलग अलग वैकेंसी हैं। आप अपने हिसाब से जो आपके लिए सही लगे
जहां आप क्वालिफाई कर सकें आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि हमने अपने विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख ली, आप योग्य हैं कि नहीं, और कुछ शॉर्टकट में भी हम आपको बता दें। इतना सब देखने के बाद जो हमारी समरी है उसमें असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में जो भी चीज़ें हैं या योग्यता के हिसाब से हम बता दें कि क्या है। वो सभी व्यक्ति जो 10वीं पास हों, आपने ITI की हो, पॉलीटेक्निक में 3 साल का डिप्लोमा किया हो, और BE डिग्री की हो। तो डिग्री के विषय आप विज्ञापन में देखें। जैसे कि हमने से, और ITI के भी कुछ विषय हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इनमें से आप देख लें, यदि आपकी योग्यता से मैच करते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो था आप तक पूरी जानकारी देना कि आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए योग्य हैं कि नहीं और तैयारी कैसे करेंगे। तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और कुछ दिनों के बाद मैं असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी के लिए CBT 1 की ऑनलाइन तैयारी करवाऊँगा, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप लोग क्लास से जरूर जुड़िए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, जितना भी हो सकेगा आपकी तैयारी में आपका सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।